नैनीताल की करते हैं, जहां पर भीमताल ब्लॉक में एक बार फिर से गुलदार ने अटैक किया है और इस बार अलचौना ताड़ा गांव में 20 साल की लड़की की जान चली गई है। मामला शाम का बताया गया, जब निकिता नाम की लड़की घर के पास ही खेत में घास काट रही थी। घात लगाए गुलदार ने निकिता पर हमला कर दिया और निकिता को मौत के घाट उतार दिया। हालांकि स्थानीय लोग इसे बाघ बता रहे हैं, लेकिन आदमखोर जानवर बाघ है या गुलदार, इसकी पुष्टि अब तक नहीं हुई है। लड़की की मौत के बाद लोगों में खासा गुस्सा है, क्योंकि पिछले 15 दिन में इलाके में बाघ और गुलदार के हमले की तीसरी मौत है। वहीं लोगों ने वन विभाग से आदमखोर को जल्द पकड़ने की मांग की है। किसी भी शासन को उठाने नहीं देता हूँ, मेरे हाथ जोड़े हुए हैं। मैं एक मिनट भी कहीं से, मैं कहीं तक प्रशासन से कहता हूँ कि मेरी लड़की मर गई है, मैं यहीं पे दफन कर लूंगा। मैं आगे नहीं भेजना चाहता हूँ। जब तक बाघ नहीं मारा जाएगा, हम जो है लड़की को नहीं उठाने देते। बस मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ कि नहीं, आप जनता जाइए, मेरे को खाए या मरूं मैं। हमको देखने वाला है, कदरे में कोई नहीं है। आज तक फायदा ही नहीं हुआ। ना ना ना, बिल्कुल नहीं। यहाँ से लाश नहीं उठेगी, किसी भी कीमत पर नहीं उठेगी। हम जो तन से हम झेल रहे हैं, तुम झेल के दिखाओ ना। जो बड़े बड़े ऑफिसर झेल के दिखाए ना। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के यहाँ पे आए हुए हैं, तो पूरी जानकारी कितनी टीम लगा रखी है, कैसे कैसे लगा रखी है। जब तक हम लोग आपस में क्वार्टर्स में करके सारी टीम लगा रहे हैं, और स्कूल भी हमने उस साइड के बंद कर दिए थे और इधर साइड के भी सारे स्कूल हमने कल बंद करने का बोल दिया है। और जो चैरिटी व्यवस्था जहाँ तक है उनके लिए भी हम लोगों ने तो लाल कुआं पे जो दुख निरसा थे उनसे मेरी बात हो गई है, तो चैरिटी की व्यवस्था भी यहाँ पर जल्दी करवा दी। अभी हम मौके पे नहीं जा पाए हैं, अभी हम लोगों के बीच में ही है। थोड़ी देर में अभी हम वहाँ जा करके वहाँ से जो भी हमें लीड्स मिलेंगे, जैसे बनी जीत के बाद और उसके जो हमारे पगमार्क्स हैं, उसको हम सबसे पहले तलाशते हैं ताकि उसकी पहचान सुनिश्चित की जा सके और उसके बाद वहाँ पे कैमरा ट्रैप। और चलिए, इस पर ज्यादा जानकारी के लिए, बातचीत के लिए वीरेंद्र बिष्ट हमारे सहयोगी हमारे साथ नैनीताल से लाइव जुड़ गए हैं। वीरेंद्र, तीसरी मौत है ये बीते कुछ दिनों में, बीते 15 दिनों में। वाकई लोगों का गुस्सा लाजमी है। वन विभाग क्या कुछ कर रहा है, क्या एक्शन अब तक लिया गया है, क्या प्लानिंग है, कोई जानकारी हो तो बताइएगा। देखिए सीनम, जिस तरह से 15 दिन में तीसरी घटना है और 3 लोगों की मौत इस हमलों में हो चुकी है, और तो खास तौर पर जो ग्रामीणों का आरोप है वो वन विभाग पर है, क्योंकि जिस तरह से वन विभाग को लगातार हाईकोर्ट ने भी ये कहा है कि आप जाकर गुलदार को रेस्क्यू करें, उसको पकड़ें, ट्रैंकुलाइज करें, लेकिन उसके बावजूद भी आज तक न ही गुलदार पकड़ा गया और न ही जो 2 घटनाएं इससे पहले हुई है उसमें बाघ का हमला माना जा रहा था, उनको उस बाघ को भी नहीं पकड़ा गया। हाईकोर्ट ने भी फटकार लगाई थी पिछले दिनों वन विभाग के अधिकारियों को और तलब भी किया था और कहा था कि पहले जो ट्रैंकुलाइज करें, उसके बाद रेस्क्यू सेंटर भेजें और ये सारी चीजें करनी है। उसके बाद ही अगर कुछ इस तरह से मिलता है कि वो आदमखोरी है, तब उसको किल करने के ऑर्डर जारी किए जा सकते हैं। लेकिन जिस तरह से पिछली 3 घटनाएं हुई हैं और लगातार जो इलाका है उसमें दहशत का माहौल है और जो लोग हैं काफी दहशत में हैं, क्योंकि जो उस पूरे इलाके में जो बच्चे हैं वो स्कूल जाने वाले हैं, जो आसपास के लोग हैं वो ऑफिस या जो बाजार आते हैं, उनमें भी भय का माहौल है। कल रात भी उस इलाके में अगर देखा जाए तो जो लोगों से हमारी बातचीत हुई थी उनका साफ तौर पर कहना है कि जो वन विभाग है वो कहीं भी संजीदा नहीं है, क्योंकि जब आसपास गांव के गुलदार या बाघ दिख रहा था उन्होंने लगातार इस बात की शिकायत वन विभाग को की, उन्होंने कोई भी कार्रवाई नहीं की, क्योंकि अगर इससे पहले ही पिंजरा लगाकर उसको पकड़ा जाता तो कहीं ना कहीं ये हमला या ये मौत नहीं होती है। ये कहा जा सकता है कि जो धारी ब्लॉक है या जो भीमताल ब्लॉक है वहां पर इस तरह के जो हमले हैं वो बढ़ रहे हैं। लगातार गुलदार की मूवमेंट दिख रही है। जो नीचे अलचौन चापी वाला इलाका है या फिर जो चनौतिया वाला इलाका है वहां पर भी लगातार जो बाघ का मूवमेंट है वो दिखा है। तो ये कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में हाईकोर्ट में भी पूरे मामले पर सुनवाई होनी है। वन विभाग के अधिकारियों को अपना पक्ष भी कोर्ट में रखना है, कोर्ट भी पूरे मामले को लेकर सख्त है। तो ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से लगातार हमले बढ़े हैं और जो वन विभाग है उसके आगे भी चुनौती है कि किस तरह से इस बाघ को ट्रैंकुलाइज करें, किस तरह से पकड़ें। लेकिन गजब की बात यह है कि जिस तरह से 3 हमले हुए हैं, वन विभाग को ये मालूम नहीं है अभी तक कि ये हमले बाघ ने किए हैं या फिर गुलदार ने किए हैं।
ग्रामीण काफी आक्रोश में हैं, धरना प्रदर्शन की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जो सड़क है उसको जाम कर दिया जाए। लेकिन आज का दिन भी काफी महत्वपूर्ण है। ग्रामीण चाहते हैं कि जो अलचौना, ताड़ा या अलग अलग इलाकों में जो गुलदार या बाग दिख रहे हैं उनको तुरंत पिंजरा लगाकर पकड़ा जाए। वन विभाग की अगर बात करी जाए तो वन विभाग लगातार इस बात को कह रहा है कि जो वन विभाग के कर्मचारी हैं उनको ड्यूटी पर लगाया गया है। इसके अलावा अलग अलग इलाकों में पिंजरों को लगाया गया है। तो वन विभाग के आगे समस्या भी यह है कि एक तरफ हाईकोर्ट ने जो टाइगर मारने के आदेश थे उसको स्टे कर दिया और दूसरी तरफ लगातार प्रेशर जनता का ये हो रहा है कि जो गुलदार है या बाग है उसको पकड़ा जाए। तो ये कहा जा सकता है 2-4 दिन में करना होगा, इसे मारा नहीं जा सकता जैसा कि आदेश दिए गए हैं कि बाघ को न मारा जाए। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। आगे बढ़ते हैं, बात मौसम के मिजाज की करते हैं। पहाड़ में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और कई जगह पर ठंड ने सब कुछ जमा दिया है। मैदानी जिलों में शीतलहर ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। देहरादून में मंगलवार को सामान्य से 2 डिग्री कम रहा तापमान। राजधानी में कल 5 डिग्री न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। वहीं पंतनगर, मुक्तेश्वर, टिहरी में भी 3 से 5 डिग्री तापमान रहा। और साथ ही मौसम विभाग की तरफ से उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़ में 3000 मीटर के ऊपर बर्फबारी के अनुमान के साथ 23 दिसंबर से बारिश का पूर्वानुमान जताया है। देहरादून से भारती सकलानी हमारे साथ जुड़ गई हैं लाइव ज्यादा जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। भारती, किन किन इलाकों को लेकर अलर्ट जारी किया गया है, कहां-कहां पर शीतलहर का प्रकोप ज्यादा देखने को मिल सकता है, जरा विस्तार से बताइए। मौसम विभाग ने क्या कहा है? देखिए, 22 तारीख को पश्चिमी विक्षोभ जो है वो एंटर कर रहा है प्रदेश में और उसका असर 23 तारीख से देखने को मिल सकता है। ये कहा जा रहा है कि 3000 मीटर से जो ऊपर के इलाके हैं, पहाड़ी ज़िले खास तौर पर, जिसमें उत्तरकाशी हो गया, रुद्रप्रयाग के ऊपरी इलाके हो गए, चमोली हो गया, इन इलाकों में जो 3000 मीटर से ऊपर के इलाके हैं वहां पर बर्फबारी की संभावनाएं जताई गई है। इसके अलावा मैदानी जिलों की अगर हम बात करें तो वहां पर हल्की बारिश का पूर्वानुमान जताया गया है, जिसमें देहरादून भी शामिल है, हरिद्वार। इसके अलावा टिहरी, पौड़ी में भी ये कहा गया है कि वहां पर भी कहीं कहीं पर हल्की बारिश हो सकती है। अगर हम पूरे सीजन की बात करें, अक्टूबर से लेकर अभी आधा दिसंबर बीत चुका है, पूरा ड्राई रहा है ये मौसम, जबकि अमूमन ये कहा जाता है कि हल्की बारिश देखने को मिल सकती है, मिलती ही है। लेकिन इस बार ऐसा रहा कि अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर आधा बीत गया है, अभी तक बारिश नहीं हुई और इसकी वजह से कोरी ठंड पड़ रही है। ये भी कहा जा रहा है कि इसकी वजह से फसलों को भी काफ़ी नुकसान हो रहा है। तो ये कहा जा सकता है कि अब जो 23 तारीख से मौसम में बदलाव के पूर्वानुमान जताए गए हैं उसकी वजह से ठंड जो है वो थोड़ी कम देखने को मिल सकती है, क्योंकि अभी जो कोरी ठंड है उससे राहत लोगों को मिल सकती है। ठीक है भारती, बहुत शुक्रिया, विस्तार से आपने जानकारी दी। आगे बढ़ते हैं। क्रिसमस से पहले पहाड़ों में पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी हो गई है। विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थल औली में गढ़वाल मंडल विकास निगम के सभी होटल फुल हो चुके हैं। क्रिसमस को लेकर गढ़वाल मंडल विकास निगम की विशेष तैयारी भी चल रही है। हालांकि बंद रोपवे का असर पर्यटकों की संख्या पर दिख रहा है, लेकिन बर्फबारी के बाद औली घूमने वालों की संख्या में अचानक वृद्धि भी हुई है। 22 से लेकर 24 दिसंबर तक पहाड़ों में एक बार फिर से बर्फबारी का पूर्वानुमान भी विभाग ने जताया है। नितिन सेमवाल लाइव जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ। नितिन, अब बहुत सारी समस्याएं लोगों के सामने भी आ रही हैं, पर्यटकों के सामने तो आ ही रही है, साथ ही साथ कारोबारियों के सामने भी है। सभी होटल फुल बताए जा रहे हैं। ऐसे में पर्यटकों को अभी और भी पर्यटक मैं कहूंगी कि आना बाकी होंगे उत्तराखंड में, क्योंकि क्रिसमस अभी नजदीक है, न्यू ईयर नजदीक है। ऐसे में किस तरह की समस्याएं आ रही हैं और औली में क्या नजारा इस वक्त दिख रहा है? जी, अगर हम बात करें औली की, तो औली की खबर जब बर्फ गिरी थी, आप लगातार न्यूज 18 चला रहा है और आप देख सकते हैं कि औली में लगातार पर्यटकों की संख्या बढ़ रही है। गढ़वाल मंडल विकास निगम के जितने भी होटल औली में हैं, चाहे उनके कॉटेज हैं, वो लगभग 23 और 24 तारीख को फुल हो चुके हैं। लेकिन जो निजी होटल है वो अभी भी खाली हैं। यानी कि अगर पर्यटक पहाड़ों का रुख करते हैं तो कोई ऐसी समस्या नहीं है कि उनको कमरा नहीं मिलेगा, पूरी व्यवस्थाएं हैं। लेकिन दूसरी तरफ अब अगर मौसम बदलता है, बर्फबारी होती है आने वाले समय में, तो एक सड़क मार्ग की समस्या जरूर हो सकती है, क्योंकि जब बर्फ गिरेगी तो सड़क पर बर्फ जम जाएगी। उसकी व्यवस्थाएं प्रशासन को पहले ही करनी होगी, क्योंकि अब 23 से 24 तक पहाड़ों में मौसम बदलने की पूरी संभावना है और बर्फबारी का भी पूर्व अनुमान जताया गया है।
दूसरी बात अगर रोपवे की करें तो रोपवे बंद होने से कहीं ना कहीं इस बार का जो पर्यटकों की जो निराशा है वो साफ दिखाई दे रही है, क्योंकि इंक्वायरी जरूर हो रही है लेकिन लोगों जो पर्यटक रोपवे का लुत्फ उठाना चाहते हैं वो केवल रोपवे के बारे में ही पूछ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं रोपवे एक समस्या जरूर बनी हुई है, लेकिन फिलहाल क्रिसमस से पहले औली लगभग फुल हो चुका है और इस बार जो धूम रहेगी क्रिसमस की वो साफ देखी जाएगी आने वाले 25 दिसंबर को। जी ठीक है नितिन, बहुत शुक्रिया, विस्तार से आपने जानकारी दी। आगे बढ़ते हैं। अल्मोड़ा के जंगलों में सर्दियों में भी आग लगने से हैरानी हो रही है। यहाँ पर करबला और कसार देवी के जंगलों में लगातार आग की घटनाएं देखने को मिल रही हैं। जंगल धू धू कर जल रहे हैं, जबकि जंगलों की आग को बुझाने के लिए वन विभाग के लोग कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। 8 और 9 दिसंबर को आयोजित इन्वेस्टर समिट के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने समिट में हुए एमओयू की ग्राउंडिंग को लेकर मीटिंग बुलाई है। मीटिंग में बताया गया है कि समिट में कुल 3 करोड़ 56 लाख के इन्वेस्टर एमओयू साइन किए गए हैं, जिनमें सबसे ज्यादा 1 लाख करोड़ के 157 एमओयू पावर सेक्टर में हुए हैं। दूसरे नंबर पर इंडस्ट्री है डिपार्टमेंट, जिसके तहत 78,000 करोड़ के 658 करार हुए हैं। तो बड़ा करार किया है, 3.5 लाख करोड़ से अधिक के करार हुए हैं और बहुत सारे अभी ऐसे भी प्रस्ताव हमारे पास हैं जिनको अभी जिनका अभी परीक्षण होना है, उसकी ठीक प्रकार से समीक्षा होनी है। वही संख्या आगे भी बढ़ेगी, लेकिन इनको धरातल पर उतारना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये काम हम शुरू से लेकर चल रहे थे और 44,000 करोड़ रुपए की जो ग्राउंडिंग है वो स्टार्ट हो गई है। तो निकट भविष्य में अधिकाधिक ग्राउंडिंग हो धरातल पर, ये हमारे जो निवेशों के करार हैं उतरें, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। हम प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं। जो क्रेडिट है वो हमारे फॉरवर्ड लुकिंग पॉलिसीज को जाता है। हमने अभी काफ़ी पॉलिसीज में परिवर्तन किया है। सोलर एनर्जी पर नए पॉलिसी बनाया है। मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना की गाइडलाइंस में परिवर्तन किया है। उसके बाद पंप स्टोरेज प्लांट पॉलिसी नया बनाया है और स्मॉल हाइड्रो पावर पॉलिसी को भी जिन प्रदेशों में बहुत अच्छा काम स्मॉल हाइड्रो पावर सेक्टर में हुआ है, तो उसको देखते हुए हमने रीफ्रेम किया है। इन्वेस्टर समिट में हुए 3.5 लाख करोड़ के एमओयू की ग्राउंडिंग को लेकर सरकार गंभीर है। यही कारण है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हर एक एमओयू का विभागवार समीक्षा मीटिंग भी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री चाहते हैं कि जो एमओयू हुए हैं उनको समयबद्धता के साथ जमीन पर भी उतारा जाए। कोशिश ये भी है कि 3.5 लाख करोड़ के जो कुल इन्वेस्टर एमओयू साइन हुए हैं, इस वित्तीय वर्ष में उनका कम से कम 30 से 40% प्रोजेक्ट को जमीन पर उतार लिया जाए। कैमरा पर्सन संदीप नेगी के साथ सुनील नौप्रभात, न्यूज 18 देहरादून। 22 दिसंबर को धामी सरकार की कैबिनेट की मीटिंग होने वाली है और इस कैबिनेट मीटिंग को लेकर बड़ी चर्चा इस बात की है कि विधानसभा के विशेष सत्र को बुलाए जाने को लेकर भी यहां पर बड़ा फैसला हो सकता है। राज्य आंदोलनकारियों के आरक्षण का मामला अभी भी अटका हुआ है, लिहाजा ये माना जा रहा है कि राज्य आंदोलनकारियों के आरक्षण बिल को विशेष सत्र में लाया जा सकता है और इसलिए संभव है कि स्पेशल सेशन बुलाया जा सकता है। इसके अलावा कैबिनेट में इन्वेस्टर समिट में हुए एमओयू को लेकर कुछ फैसले हो सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से राज्य आंदोलनकारियों के आरक्षण को लेकर सेशन बुलाने पर ही फैसला हो सकता है। ऐसे बहुत से हमारे मुद्दे हैं जिस पे हम लोग इस कैबिनेट में निर्णय लेने वाले हैं। अनेकों विषय रहते हैं और निश्चित रूप से हम लोग जिस प्रकार से हमारी प्रदेश और प्रदेश सरकार की जो योजना है, कैसे हम ज्यादा से ज्यादा जनता को उसका लाभ दे सकें, और लगातार बैठकों में हम लोग करते हैं। उत्तराखंड में महिला वोटर्स का बड़ा सपोर्ट बीजेपी को मिला है। ऐसे में बीजेपी सरकार महिलाओं को साधने में कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती। सिंगल महिलाएं अपना रोजगार कर सके, 75% सब्सिडी वाली स्कीम पर अगली कैबिनेट में मुहर लग सकती है। उत्तराखंड की उस आधी आबादी को बीजेपी पूरी अहमियत देना चाहती है जिसने 2022 के विधानसभा चुनाव में दिल खोल कर वोट दिए। ऐसे में लोकसभा चुनाव से पहले तैयारी
एकल महिला स्वरोजगार स्कीम लॉन्च करने की है और धामी सरकार की अगली कैबिनेट में इस पर मुहर लगाने की तैयारी है। एकल महिला योजना में स्वरोजगार के लिए सस्ता लोन मिलेगा। इसमें 26 साल से 45 साल की अविवाहित, तलाकशुदा, विधवा, निराश्रित, एसिड अटैक पीड़ित महिला को 75% सब्सिडी पर लोन मिलेगा। एकल महिला स्कीम में 50,000 से 2 लाख रुपए तक मिलेगा। उत्तराखंड में ऐसी महिलाएं करीब 2 लाख हैं और शुरुआत 500 महिलाओं को लोन देने के साथ होगी। एकल महिलाओं को स्वरोजगार देने के दृष्टिकोण से एकल महिला स्वरोजगार योजना का प्रस्ताव सरकार ने तैयार कर लिया है और मैं मानती हूं कि बहुत जल्द जो है वो कैबिनेट में आते हुए महिलाओं के लिए स्वरोजगार के दृष्टिकोण से हम लोग महत्वपूर्ण निर्णय कर पाएंगे। बीजेपी को यकीन है कि स्कीम से सिंगल महिलाओं को बड़ा सपोर्ट मिलेगा। वहीं उत्तराखंड में स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी 1.25 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का अभियान आगे बढ़ रहा है। इसी स्कीम से पूरे देश में 2 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का काम चल रहा है, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन्वेस्टर्स समिट में भी किया था। और जो मोदी जी ने एक बीड़ा उठाया है देश को आगे ले जाने का, और अब जो उन्होंने कहा है कि अगर जो नेक्स्ट टारगेट है वो तीसरी इकोनॉमिक पावर पूरी दुनिया में भारत को बनाना है, उसका उन्होंने एक संकल्प लिया है, तो उसमें महिला एक मुख्य बिंदु साबित होगी। मैं आपको यही कहूँगी। उत्तराखंड में बीजेपी लगातार तीसरी बार लोकसभा चुनाव जीतने के मूड में है और ऐसे में आधी आबादी को साधने और साथ लेने का कोई मौका डबल इंजन की सरकार नहीं छोड़ना चाहती। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। काशीपुर के जसपुर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में जसपुर विधायक और एसडीएम के बीच जमकर बहस हो रही है। दोनों के बीच तीखी बहस हो रही है। वीडियो में दोनों एक दूसरे को धमकाने का आरोप लगा रखे हैं। किसी बात को लेकर एसडीएम ऑफिस में दोनों के बीच काफी देर तक बहस होती रही, जो वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आपने भी गाली दी मुझको, जबरदस्ती गाली दी, बोला आपने, कौन कह रहा है? अगर ये बोल जाए मैं कुरान की कसम खाता हूं। तो नहीं नंबर हो गया आपने मीटिंग कर दिया, पैसा लिया मैंने इससे। ये दिखा दिया मैं, अब मैं सामने रख के चौकीदारी करूंगा। मैंने पैसे थोड़ी लिए आपसे, आज की बात कर रहे हैं, लिए पैसे। आप ये कहिए कि ठीक है कार्रवाई नहीं किया, आपके पैसे मैं जो बोला आपने बोला था कि सारी मुसलमान लड़कियों को उठा लो, वीडियो है उसका। तुमसे कही मैंने? नहीं, किससे नहीं कही? आपने कही है, मुझसे तो नहीं कही ना। आप जो कह रहे हैं मैं गलत नहीं करता, आपने गलत बोला था, नहीं बोला था, बता दें क्या गलत बोला मैंने? तुमसे बोला नहीं, आपने पब्लिक के बारे में बोला, गलत नहीं बोला, तो आप पैसे। लोकसभा चुनाव की तैयारियों के लिए कांग्रेस सम्मेलन कर रही है। वहीं कांग्रेस नेता और पूर्व सीएम हरीश रावत का कहना है कि 5 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवार तय कर दिए जाने चाहिए और इस पर प्रदेश अध्यक्ष और नेता विपक्ष को सोचना होगा। उन्होंने कहा कि आमतौर पर पार्टी चुनाव के नजदीक उम्मीदवार तय करती है। अगर ऐसा होता है तो ऐसे में संगठन को और ज्यादा मेहनत करनी होगी ताकि रिजल्ट बेहतर आए। और यशपाल जी को अपने लेवल पर बातचीत करके कहना चाहिए कि आइए आप तैयारी करें और हम प्रभारी जी को भी बताने जा रहे हैं और देखेंगे। और पार्टी हमेशा जो है यदि लास्ट मिनट पर कोई स्थिति बदलती है तो उम्मीदवार बदल सकती है। पार्टी की तैयारियों के साथ व्यक्ति की तैयारियां भी यदि जुड़ जाएं, संसाधन जुड़ जाएं, आज सबसे बड़ा टोटा हमारे पास संसाधनों का है, तो वो इसलिए मैं समझता हूँ कि अच्छा हो। वही कांग्रेस नेता रणजीत रावत ने भी हरीश रावत के सुझाव का स्वागत किया है। रणजीत रावत ने कहा कि सुझाव अच्छा है और इससे फायदा होगा। साथ ही कहा कि कांग्रेस लीडर बेस्ड पार्टी हो गई है, जरूरत अब इसे कैडर बेस्ड पार्टी बनाने की है। लेकिन पार्टी हाईकमान ने पूरे देश के मामले में निर्णय करना है, वो उसका प्रिविलेज है। दिक्कत आज ये हो गई है कि कांग्रेस लीडर बेस्ड पार्टी हो गई है और ज़रूरत इसको कैडर बेस्ड बनाने की है। कांग्रेस के लोग कांग्रेस के चुनाव चिन्ह का, कांग्रेस की रीतियों का, नीतियों का, उसकी विचारधारा का प्रचार करें। चुनाव निश्चित रूप से सकारात्मक परिणाम आएंगे।
और रुड़की से अगली खबर, जहां पर रुड़की के सिविल हॉस्पिटल के ब्लड बैंक में ब्लड की कमी है और 6 ब्लड ग्रुप में 10 यूनिट से कम ब्लड है। 64 बच्चे थैलेसीमिया के मरीज हैं जिनका इलाज सिविल अस्पताल में चल रहा है। क्रिसमस और न्यू ईयर के बीच कोविड के नए वेरिएंट को लेकर प्रदेश में अलर्ट है, लेकिन अब इसे लेकर चिंता बढ़ रही है क्योंकि न तो अस्पताल में कोविड की जांच के इंतजाम दिख रहे हैं और न ही जनता में जागरूकता। देश के साथ साथ उत्तराखंड में भी कोविड के नए वेरिएंट JN.1 को लेकर अलर्ट है, लेकिन हालात ये है कि सरकारी अस्पताल में कोई इंतजाम फिलहाल नहीं है। कोविड टेस्टिंग सेंटर्स पर ताला लगा है तो पब्लिक प्लेस में भी नियमों की धज्जियां उड़ रही हैं। क्रिसमस से लेकर नए साल में राज्य में सैलानियों की संख्या बढ़ेगी, लिहाजा ग्राउंड लेवल पर इंतजाम जरूरी है। डॉक्टर्स के मुताबिक खांसी, जुकाम और बुखार के मरीजों को खास ख्याल रखने की जरूरत है। हम तो रेगुलरली लगा ही रहे हैं, लेकिन लोगों को इसके प्रति जागरूक होना चाहिए, उन्हें लगाना चाहिए कि हमारे लिए दोबारा वो स्थिति पैदा ना हो। अपने बच्चों को भी हमें ये इसके बारे में बताना चाहिए कि अभी से लगाकर चले। तो पहले की तरह की ही गाइडलाइंस है, इसमें सभी से अपील है कि मास्क का उचित उपयोग करें, भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाने से बचें और अगर आप वैक्सीन के लिए अपने कैंडिडेट हैं तो जरूर से वैक्सीन भी लगवाएं। इस नए वेरिएंट के किसी भी मरीज में अभी तक गंभीर लक्षण नहीं है और उत्तराखंड में तो नए वेरिएंट का कोई मरीज भी नहीं है, लेकिन फिर भी एहतियात के तौर पर अलर्ट रहने को कहा गया है। हालांकि नया वेरिएंट बहुत ज्यादा घातक नहीं है, लेकिन ये तेजी से फैलने की क्षमता रखता है और आगे समस्या बढ़ सकती है, लिहाजा अलर्ट रहने के साथ साथ जागरूक होना भी जरूरी है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। और चलिए अब एक नजर पहाड़ की 10 बड़ी खबरों पर। अल्मोड़ा के गांधी पार्क में 2 दिवसीय पुस्तक मेले का आयोजन किया गया, जिसमें लोग पुस्तकों को देख रहे हैं और खरीदारी भी कर रहे हैं। पौड़ी में युवा महोत्सव का आयोजन, युवा कल्याण विभाग की ओर से आयोजित महोत्सव में 62 महिला मंगल दल ने कार्यक्रम किए। कोटद्वार में लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे ने जिला मुख्यालय में ईवीएम गोदाम और जिला निर्वाचन कार्यालय का निरीक्षण किया। अंकिता भंडारी हत्याकांड में आरोपी पुलकित आर्य की जमानत पर नैनीताल हाईकोर्ट में आज भी सुनवाई जारी रहेगी। कोटद्वार में प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज को अब PPP मोड में खोलने की प्लानिंग, बीजेपी विधायक रितु खंडूरी ने कहा, हम फीस में उत्तराखंड के बच्चे कर सकेंगे मेडिकल की पढ़ाई। हरिद्वार से ऋषिकेश आने जाने वाले लोगों को जाम से मिलेगी मुक्ति, 5 करोड़ 55 लाख से श्यामपुर रेलवे फाटक के पास वैकल्पिक मार्ग का निर्माण शुरू। हरिद्वार में पुलिस ने चेकिंग के दौरान पकड़ी हूटर लगी स्कॉर्पियो, गाड़ी को सीज कर पुलिस ने कार सवारों को कड़ी फटकार लगाई। अल्मोड़ा में किसान भारी मात्रा में मडवी का उत्पादन कर रहे हैं, जिले में 38 रुपए किलो मडवा बिक रहा। बागेश्वर में कपकोट के सौराग गांव में 1 साल से सड़क बंद है, जिसको लेकर ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट परिसर में प्रदर्शन किया। हल्द्वानी में बाल सुधार गृह में नाबालिग से रेप के विरोध में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया, जांच के साथ सख्त कार्रवाई की मांग। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।